हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल ओबरा एजुकेशन में। तो हम आज संस्कृत व्याकरण के बाद की किताबों पर विचार करेंगे, क्योंकि हमें एक यूट्यूब चैनल में किसी वीडियो में कमेंट आया था कि सर हमें संस्कृत पढ़ाइए। तो ठीक है बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे। तो देखिए, संस्कृत व्याकरण होता क्या है आखिरकार। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक हिंदी व्याकरण होता है, एक इंग्लिश व्याकरण होता है, यानी इंग्लिश ग्रामर। तो जिस प्रकार इंग्लिश ग्रामर होता है तो वो इंग्लिश में लिखा जाता है, और हिंदी व्याकरण होता है वो हिंदी में लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार संस्कृत व्याकरण जो होता है संस्कृत में यूज किया जाता है। तो देखिए, संस्कृत में यह व्याकरण को यूज ना करके हम उसे हिंदी भाषा में, सरल भाषा में यूज किए हैं, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं। संस्कृत में व्याकरण पढ़ने से पहले पहला वर्ड होता है व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहा जाता है, ठीक है। तो व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है। इसकी इकाइयों में वर्ण, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, प्रत्यय आदि प्रमुखता से जाने जाते हैं। ठीक है, इसमें मतलब ये बताया जाता है कि व्याकरण की परिभाषा तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में ये होता है कि व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान हो, यानी कि वही ज्ञान के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो व्याकरण की परिभाषा तो आप लोगों ने जान लिया। फिर इसके आगे है वर्ण प्रकरण, यानी कि वर्ण के बारे में, कि वर्ण किसे कहते हैं। तो व्याकरण पढ़ने के बाद आप लोगों को अगला टॉपिक होता है वर्ण प्रकरण, यानी वर्णमाला पढ़ना रहता है। तो इसमें संस्कृत में होता है कि केवल वर्ण पढ़ना रहता है। तो देखिए, वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्ण उसे कहते हैं, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ रखा है कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में कि शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा न हो सके उसे वर्ण कहते हैं, यानी वही हिंदी जैसा ही है। यानी टुकड़ा हो सकने की स्थिति में इन्हें अक्षर कहा जाता है। अगर टुकड़ा हो जाता है उसे अक्षर बोलेंगे, अगर टुकड़ा नहीं होता है उसे वर्ण कहेंगे। ठीक है, फिर आगे जैसे में देखिए, क जो है, क एक क्या है, वर्ण है। इसको अलग अलग भागों में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अक्षर हो जाएगा। देखिए, तो क को कैसे लिखा जाता है, पहले ये देखिए, क को इस प्रकार लिखा जाता है कि क जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, क को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, क हलंत अ। क कहने का अर्थ ये होता है कि क में अ छिपा है, अ छिपा हुआ है। ठीक उसी प्रकार अगर ख बोलेंगे तो ख में क्या है, ख हलंत अ, तो क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। यानी कि अगर ख में ये डंटा लग जाता है तो उसको डंटा को क्या बोला जाता है, इस डंटा को हलंत बोला जाता है। अगर किसी भी वर्ण में अगर ये हलंत लग जाए तो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर ख में ये हलंत लगा तो क्या हो जाएगा, आधा ख हो जाएगा। तो आधा ख को ऐसे न लिख करके ऐसे लिखते हैं, यानी कि आधा ख को ऐसे न लिख करके ऐसे लिखेंगे, ख हलंत अ। तो ऐसे लिखने में अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है। जबकि ऐसे लिखने में अच्छा तो है, सही है, लेकिन देखने में बढ़िया नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए, आगे कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ
कि वर्ण उसे बोलते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए। तो देखिए, जिस प्रकार आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है कि वर्ण को 2 भागों में बाँटा गया है, ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी वर्ण को 2 भागों में बाँटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो देखिए, स्वर किसे कहा जाता है? तो स्वर वर्ण को उस वर्ण को कहा जाता है जिसका उच्चारण स्वयं हो, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि जो किसी अन्य वर्णों की सहायता से न लिया जाए उसे स्वर कहते हैं। तो उसमें क्या पढ़ा गया था कि स्वरों की संख्या 11 होती है। मूलतः पहले बताया गया था कि 13 होती है, तो जिसमें अन और अ जो होते हैं, जिसमें ये देखिए, रुक जाइए पे, जिसमें अन अ दोनों क्या हो जाते हैं? अयोग्य व वर्ण होते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी बताया गया है, संस्कृत ग्रामर में भी, कि वर्ण जो है स्वरों की संख्या इसमें 13 होती है। यानी कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड टुकड़ा न हो, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो स्वर वर्ण किसको कहा जाता है? यानी स्वर वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से हो, उसे स्वर कहते हैं। तो स्वर में भी अलग अलग प्रकार होते हैं कि स्वर को किस किस आधार पर बांटा गया है। तो स्वर को देखिए मूल स्वर कहा जाता है, यानी मूल स्वर के आधार पर बांटा गया है। ये देखिए, मूल स्वर को क्या कहेंगे? इन्हें हर्ष स्वर भी कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हिंदी ग्रामर में तथा संस्कृत ग्रामर में भी ये ऑब्जेक्टिव बनता है। प्रीवियस ईयर में हमने देखा है कि इससे क्वेश्चन बने हैं। तो यह बोला जाता है कि मूल स्वर को अन्य और नाम से क्या जाना जाता है? तो मूल स्वर को हर्ष स्वर के नाम से भी जाना जाता है। फिर पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, हिंदी में होती है 4 होती है, जबकि संस्कृत में 5 होते हैं। तो देखिए कौन कौन होते हैं? अ होते हैं, ई होते हैं, छोटी मात्रा वाला ऊ होते हैं, री होते हैं और फिर ली होते हैं। यानी इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। यानी कि मूल स्वर उस पे बोला जाता है जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, उसे मूल स्वर कहा जाता है। यानी उच्चारण करने में क्या है? अ बोलेंगे तो एक ही मात्रा हो रहा है, जबकि क बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 मात्रा हो जाएगा। हो जाएगा आधा क और अ होगा, तो 2 मिलकर के 1 बनते हैं, तो क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे वो। लेकिन इसमें क्या है कि स्वर पढ़ना है, तो स्वर क्या होते हैं? जो किसी अन्य वर्णों की सहायता न ली जाती हो उसे स्वर बोलते हैं। उसमें होता है कि मूल स्वर, तो मूल स्वर में क्या होता है? उसकी संख्या 5 होती है, जैसे अ, ई, उ, री, री। फिर इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे मूल स्वर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आगे पहला चैप्टर खत्म, मतलब पहला पैराग्राफ चैप्टर खत्म, अब दूसरा पैराग्राफ में आते हैं। देखिए, उसी प्रकार होता है संधि स्वर। यहाँ उधर पहले क्या पढ़े? पहले ये पढ़े मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। तो संधि स्वर किसे कहा जाता है? कि किसी न किसी संधि के आधार पर 2 मूल स्वरों से बने हुए स्वरों को संधि स्वर कहा जाता है। यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि देखिए, उसमें क्या था? मूल स्वर। तो मूल स्वर में क्या था? केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थ का प्रयोग किया जा रहा है, एक ही वर्ण का प्रयोग किया जा रहा है। जबकि इसमें संधि स्वर में 2 वर्णों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि अ प्लस अ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अगर अ प्लस ई मिलाएंगे तो क्या होगा? ई हो जाएगा। फिर अ प्लस ई मिलाएंगे, बड़ी मात्रा वाला ई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अ प्लस ऊ मिलाएंगे तो ऊ हो जाएगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें मात्रा कितनी लग रही है? इसमें एक मात्रा और एक मात्रा, यानी 2 मात्रा लग रहे हैं। जबकि दीर्घ स्वर में क्या होता है? दीर्घ स्वर में एक मात्रा लगते हैं। यानी कि मान लिया जाए उसमें क्या था? अ था, ई था, ऊ था, री था और ली था। तो इसमें क्या हो रहा है? मात्रा की संख्या 1 हो रही है, जबकि इसमें मात्रा की संख्या, यानी संधि स्वर में मात्रा की संख्या 2 हो रही है। मात्रा की संख्या 2 हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया कि एक होता है दीर्घ संधि यानी दीर्घ स्वर संधि, और दूसरा
संधि स्वर। देखिए तो इसमें उदाहरण क्या है, देखिए ऐसा ही बताया गया है, इसमें ये बताया गया है उदाहरण में। देखिए यही बता रहे थे आप लोगों की अ और अ मिलता है तो आ बनता है, और अ और ई मिलता है तो ई बनता है, अ और उ मिलता है तो उ बनता है। तो देखिए इसमें क्या है, आ है, ई है, उ है, ए है, ऐ है, ओ, औ और एक री है। तो इसकी संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इनकी संख्या 8 हुई। और उनकी संख्या क्या थी, दीर्घ स्वर की 5 थी। ठीक, आगे देखिए आ, ई और उ स्वरों में दीर्घ संधि होने से इन्हें दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। देखिए इसमें क्या है कि आ, ई और उ स्वरों में दीर्घ संधि होने से इन्हें दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, जबकि इस सभी संधि स्वरों में 2 मात्रा के उच्चारण का समय लगता है। यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि देखिए दीर्घ संधि में क्या था, दीर्घ संधि में था कि 1 मात्रा, जबकि इसमें 2 मात्रा हो रहा है प्रयोग। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। तो स्वर संधि पढ़ लिए, पहले पढ़े क्या पढ़े, पहले ये पढ़े कि व्याकरण किसे कहा जाता है। तो व्याकरण उसे कहा जाता है जिससे शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आ जाए। फिर व्याकरण के बाद क्या पढ़े, वर्ण पढ़े। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए। तो वर्ण को भी 2 भागों में बांटा गया, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। फिर स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया, स्वर पहला दीर्घ स्वर और दूसरा संधि स्वर। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे व्यंजन वर्ण में। तो व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है, तो आप लोगों ने हिंदी में पढ़ रखा है पहले कि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसकी सहायता स्वर से ली जाती है, यानी कि जो अन्य किसी वर्णों से यानी स्वरों से सहायता लेकर अपना पूरा कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं, संस्कृत में भी वैसा ही होता है कि यानी कि जिन वर्णों को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं उन्हें व्यंजन बोलते हैं। यानी कि जब तक इसमें स्वर न मिले तब तक ये व्यंजन नहीं हो सकता है। यानी कि जैसे उदाहरण में देखिए कि क में 2 वर्ण मिले हैं, अभी बता रहे थे आप लोगों को कि क को, इसमें क्या है, क में 2 वर्ण हैं, 2 वर्ण हैं, यानी कि क आधा लगाएंगे तो आधा हो जाएगा, क हल लगाएंगे तो प्लस अ मिलाकर पूरा क होता है, यानी कि वर्णों की संख्या इसमें 2 है। फिर देखिए, और यानी कि वही बता रहा है कि क और अ मिलाएंगे तो क हो जाएगा पूरा क। इसमें क व्यंजन और अ स्वर है। तो यही देखो बताया जा रहा है कि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो जाता है। तो देखिए इसमें स्वर मिल रहा है तब जाकर के क बन रहा है पूरा क, अगर स्वर नहीं मिलता है तो आधा क हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए क से लेकर ह तक व्यंजन की संख्या 33 होती है, और इसमें एक संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन आप लोगों ने पढ़ा है कि हिंदी में कि छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी वही होते हैं कि छ, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। फिर उससे आगे दूसरा पेज भी खत्म, अब तीसरा पेज में। अब देखिए तीसरा होता है पल्युत स्वर। पहला क्या पढ़ा, दीर्घ स्वर। पहला क्या पढ़ा, देखिए पहला आप लोगों ने पढ़ा कि मूल स्वर, और दूसरा संधि स्वर, और तीसरा पल्युत स्वर। यानी कि स्वर के भी 3 भेद होते हैं। तो पल्युत स्वर उसे बोला जाता है कि इसका कोई पृथक संकेत चिन्ह नहीं है, यानी जिसमें पल्युत स्वर दिखाना होता है उसमें ओम लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो क्या इसको बोला जाता है, पल्युत स्वर पहचानने के नियम हैं कि जिस मात्रा में ऐसे लिखा रहे वो क्या हो जाता है, पल्युत स्वर आ जाता है। यानी कि जैसे उदाहरण में ओम, ओ, ऊ, अम, ओम। फिर राम, रा, उ, अम, राम। तो हिंदी में भी यही होते हैं कि पल्युत स्वर उसे बोला जाता है कि जिसमें ये मात्रा लगा रहे उसे पल्युत स्वर कहा जाता है। तो संस्कृत में उसी प्रकार हुआ। ठीक है, तो देखिए कि इसका कोई पृथक संकेत चिन्ह नहीं है, जिसमें पल्युत स्वर दिखाना होता है उसमें यही ओम लिखते हैं, ओम जैसा लिखते हैं, जो जोर से या देर तक चिल्लाने पर होता है, यानी आवाज़ निकलता है। यानी कि इसको ओम, तो यानी कि ये हो रहा है, बहुत लंबा समय लग रहा है, तब इसको बोलते हैं
प्लुत स्वर। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए वही बता रहे थे आप लोगों को कि हे राम बोलिए कि हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ। यानी इसमें क्या हो रहा है कि एक मात्रो भवेद ह्रस्व द्विमात्रे दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्य प्लुत व्यंजन चार्ध का मतलब बताया जा रहा है कि देखिए जिसमें एक मात्रा लगता है उसको ह्रस्व बोलते हैं, जिसमें दो मात्रा लगते हैं उसको देखिए एक मात्रा वाला को ह्रस्व, दो मात्रा वाला को दीर्घ, जबकि तीन मात्रा वाला को प्लुत बोला जाता है। तो आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ रखा है कि इसमें एक मात्रा होता है, एक मात्रा उसको बोला जाता है। रुक जाइए, ब्लैंक पेपर लेते हैं, ब्लैंक पेपर। हाँ देखिए जिसमें एक मात्रा होता है ह्रस्व, दो मात्रा दीर्घ, दीर्घ इधर से नहीं होगा, दीर्घ, और तीन मात्रा प्लुत। ठीक है, तो पढ़ लिया कि एक मात्रा को ह्रस्व, दो मात्रा को दीर्घ और तीन मात्रा वाला को प्लुत बोला जाता है। तो कहाँ तक पढ़ रहे थे? यहाँ प्लुत स्वर। फिर उसके बाद स्पर्श वर्ण होता है। तो हिंदी में आप लोगों ने पढ़ रखा है जिसमें मान लो कि स्पर्श व्यंजन में होते हैं, स्पर्श वर्ण में होते हैं कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये जो होते हैं स्पर्श वर्ण आते हैं। यानी कि क का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो कंठ से होता है। च का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ट का होता है मूर्धा से। त का होता है दंत से। और प का होता है ओष्ठ से। उसी प्रकार संस्कृत में भी होते हैं कि स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है। ठीक, यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। फिर उसके बाद आगे घोष वर्ण होते हैं। यानी घोष वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसमें पांचों वर्णों के यानी कि क ख ग घ अंग में जितने भी वर्ण होते हैं उसका तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो होते हैं वो होते हैं घोष वर्ण, जबकि अघोष में होते हैं प्रथम और द्वितीय। देखिए यहाँ ब्लैंक पेपर में बताते हैं, तृतीय, चतुर्थ, यहाँ पे पंचम। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये ट्रिक है इसका घोष वर्ण का, इसको बोलेंगे घोष वर्ण, जबकि पहला और दूसरा को अघोष बोलेंगे। तो देखिए लेटर पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं? तो तृतीया, चतुर्थ और पंचम। इसके अलावा यर, लव जो होते हैं ये भी घोष के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए आप लोगों को ये हमेशा पूछता है कि घोष वर्ण में घोषों की संख्या कौन से होते हैं, यानी कितने होते हैं। तो देखिए घोष वर्ण में कहा जाता है कि 5 जो वर्ग होते हैं आपके, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तो उसमें से तृतीया, चतुर्थ और पंचम को घोष वर्ण कहते हैं, जबकि प्रथम और द्वितीय को अघोष कहा जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ समझ लिया कि घोष किसको बोला जाता है कि जिसमें तृतीय 3, इसमें 3, 4 और 5 हो तो हो जाएगा घोष, और 1 और 2 हो तो अघोष हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अघोष में भी होते हैं, ये होते हैं तलावी से, मूर्धनी से और दंती से अघोष होते हैं, जबकि घोष में होते हैं य, र, ल, व और तृतीया, चतुर्थ और पंचम। और इसमें वर्ण होते हैं प्रथम और द्वितीय। फिर देखिए उसके आगे देखिए जिह्वा मूल्य, यानी कि जीभ के आधार पर। जिह्वा का कहने का अर्थ होता है जीभ। तो जीभ के आधार पर होता है क्या? क, ख,
से पूर्व यदि ऐसा चिन्ह लगा रहे उसे जिह्वा मूल बोला जाता है। यानी चंद्र बिंदु लगा रहता है, र लगा रहता है, इसको क्या बोलेंगे? जिह्वा मूल्य बोलेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तीसरा पेज यानी तीसरा पैराग्राफ खत्म। चौथा पैराग्राफ में आते हैं कि उपध, देखिए उपधमानीय, यानी उपधमानीय किसको बोलते हैं? जिसमें प और फ से पूर्व यदि यह चिन्ह लगा रहे, यानी कि यह चिन्ह वही, फिर से बताएं कि ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, यानी अनुस्वार चंद्रबिंदु, अर्धचंद्र और यहाँ पे र। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए प्राण दो होते हैं, यानी कि आवाज़ के आधार पर, यानी कि इसको कौन से लेटर में पढ़ा जाता है। तो देखिए अल्प प्राण होते हैं वो कौन से होते हैं? इस सभी वर्गों के, यानी वही बताए आप लोगों को, घोष और अघोष। घोष और अघोष को, घोष को बोला जाता है अल्प प्राण, जबकि अघोष को बोला जाता है महाप्राण। ये याद रख लीजिएगा। तो देखिए, तो घोष में क्या था? इसमें प्रथम, तृतीय और पंचम ये जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं, जबकि सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो अल्प प्राण में कौन कौन से लेटर आते हैं? य, र, ल, व आते हैं अल्प प्राण में, जबकि महाप्राण में आते हैं तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। उसके अलावा द्वितीय किसी भी लेटर के, यानी कि कंठ के आधार पे, तालु के आधार पे, मूर्धा के आधार पे, दंत के आधार पे, ओष्ठ के आधार पे ये जो लेटर हैं वो क्या आते हैं? द्वितीय और चतुर्थ ये जो होते हैं आते हैं महाप्राण आते हैं, जबकि प्रथम, तृतीय और पंचम अल्प प्राण में आते हैं। फिर इसके आगे अब ये पूछा जाता है, ये तो हिंदी में और संस्कृत दोनों में पूछा जाता है, हमेशा इससे क्वेश्चन बनते हैं कि अंतस्थ व्यंजन यानी अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और अयोग्य वाक्य कौन कौन से होते हैं, ये पूछा जाता है। इसमें से ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ल जो है कौन सा व्यंजन है? तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि ल जो है अंतस्थ व्यंजन है, जबकि स, तलाबी श, मूर्धनी श, दंती श, ह ये जो है उष्ण व्यंजन है। तो उष्ण व्यंजन कहने का अर्थ होता है कि जब आप लोग बोलिएगा तो गर्म हवा निकलते हैं, यानी कि वहाँ देखिए तलाबी श बोलेंगे तो, और मूर्धनी श, दंती श और ह बोलेंगे तो मुख से गर्म हवा निकलती है, उसे उष्ण व्यंजन कहा जाता है। और अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है कि शरीर के अंदर वाले भाग से बोला जाता है, उसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उसमें होता है य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये हो गए अंतस्थ व्यंजन, जबकि उष्ण व्यंजन होते हैं तलाबी श, मूर्धनी श, दंती श और ह। फिर अयोग्य वा उसे बोला जाता है, जैसे कि आप लोगों ने स्वरों में पढ़ा है कि स्वर की संख्या पहले 13 होती थी, लेकिन अब 11 हो गया है। तो 11 में कौन सा है? जिसमें एक री मिल जाते हैं, अ से लेकर के औ तक रहते हैं। फिर इसके अलावा दो लेटर ये होते हैं अनुस्वार और विसर्ग, यानी कि अन और अ। तो इसको क्या बोला जाता है? अभी अयोग्यवाह बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन बनते हैं कि अन जो है वो क्या है? अन को ऐसा नहीं, ऐसे पूछा जाएगा कि अनुस्वार होते हैं वो क्या होते हैं, कौन सा व्यंजन होते हैं? तो अयोग्यवाह व्यंजन होते हैं अनुस्वार होते हैं, अयोग्यवाह होते हैं। ठीक है, अगर विसर्ग भी तो वही अयोग्यवाह होगा। तलाबी श क्या है? उष्ण व्यंजन, उष्ण वर्ण। और यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन। फिर उसके आगे उच्चारण स्थान, तो वही बताएं कि उच्चारण यानी कि हम जहाँ से बोलते हैं वो कहाँ से गर्म हवा निकलता है, कहाँ से जीभ ठेकता है। जो जीभ जो है तालु में ठेकता है तो तालु हो जाता है, कंठ से बोला जाता है तो कंठ होता है, फिर ओष्ठ में ओष्ठ ठेकता है तो ओष्ठ हो जाता है, और फिर मूर्धा हो जाता है। जो जीभ जो है तालु और दंत के बगल में ठेकता है तो उसे मूर्धा होता है। तो उसी प्रकार उच्चारण के स्थान पर स्वरों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो देखिए उच्चारण कहाँ से किया जाता है? पहले कंठ से किया जाता है, तालु से किया जाता है, ओष्ठ से किया जाता है, मूर्धा से किया जाता है, दंत से किया जाता है। तो देखिए कि हृदय से निकली हुई वायु, प्राणवायु जो हमारे मुख में उपस्थित ध्वनि यंत्र यानी कि कंठ, तालु, ओष्ठ आदि से टकराती हैं और विभिन्न ध्वनियों की सृष्टि करती हैं, उसे हम उच्चारण स्थान बोलते हैं। यानी कि देखिए जिस स्थान पे यह प्राणवायु स्पर्श करते हैं वही
वर्ण विशेषकर उच्चारण स्थान कहलाते हैं। यानी कि जहाँ पे प्राण वायु स्पर्श करेगा, यानी कि वही बोलने का मतलब है कि क बोलेंगे तो कंठ से आएगा आवाज़, च बोलेंगे तो तालू से आएगा, ट बोलेंगे तो जीभ जो है दांत और तालू में ठेकेगा तो उसको मूर्धा बोला जाता है। और फिर त बोलेंगे तो त में क्या होता है, जीभ जो है, जिह्वा जो है वो दंत से ठेकेगा तो तालु हो जाएगा, न दंत हो जाएगा। फिर उसके बाद प बोलेंगे तो ओष्ठ हो जाएगा। तो आगे देखिए, 4 पैराग्राफ खत्म। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है अगले वीडियो में डालेंगे। तो आप लोग पूरी अच्छी तरह से लगन से, मन से, ध्यान से देखिए और समझिए। अगर जहाँ न समझ में आए तो आप लोग क्या कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए कि क्या होता है, कहाँ गलत है, आप लोगों को कहाँ डाउट हुआ है, कहाँ क्या है। और इसके अलावा देखिए, इसका जो PDF जो है हम डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल देंगे। तो वहाँ से नहीं मिलेगा तो हमारा चैनल खोजिएगा, खोलने के बाद अबाउट में जाइएगा तो वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन करने का ऑप्शन है। तो वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।